आज हम राज्य के नीति निषेधक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे राज्य के नीति निषेधक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दिया गया है और राज्य के नीति निषेधक तत्व का स्रोत यानी कि आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने यानी कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्व को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। अगला पॉइंट देखेंगे हम नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से राज्य को संविधान के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसके द्वारा सभी नागरिकों का कल्याण होगा। यानी ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिसके लागू करने से सभी भारतीय नागरिकों का कल्याण होगा। इसके बाद आगे देखेंगे महात्मा गांधी के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव राज्य के नीति निषेधक तत्व पर पड़ता है, यानी कि गांधीवादी विचार का प्रभाव सबसे अधिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर तत्व पर पड़ता है। देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायत का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का विकास, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, सभी वर्ग के लिए शिक्षा, नशा का अंत, कुटीर उद्योग आदि जो हमारे राज्य के नीति निषेधक तत्व में शामिल किए गए हैं वो गांधीवादी विचार से प्रभावित हैं, यानी गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। हम देखेंगे कि इसे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसे संविधान के मार्गदर्शक के रूप में रखा गया है, यानी कि संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि संविधान का मार्गदर्शन करता है तथा इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाए ये राज्य पर छोड़ दिया गया है, यानी कि राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि नीति निषेधक तत्व का पालन कैसे होगा, उसको लागू कैसे किया जाएगा, ये सभी चीज़ें राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यानी कि राज्य के पास जैसे से संसाधन होगा, जैसी आवश्यकताएं होगी, उसके अनुसार जो राज्य होगा राज्य के नीति निषेधक तत्व को लागू करते चला जाएगा। हम देखेंगे अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत राज्य और नीति निषेधक तत्व की परिभाषा दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा और नीति निषेधक तत्व की परिभाषा दी गई है। तो राज्य का अर्थ हम देखेंगे, राज्य का अर्थ संसद हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकता है, राज्य सरकार हो सकती है, विधानमंडल हो सकता है, स्थानीय निकाय भी हो सकती है। स्थानीय निकाय का आशय ग्राम पंचायत, नगर निकाय, नगर पालिका, ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, राज्य इन्हीं को कहते हैं। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 37। इसका कहना है कि नीति निषेधक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि नीति निषेधक तत्व को लेकर के हम न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते हैं। यह वाद योग्य नहीं है, यानी कि जस्टिसेबल नहीं है और यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा सरकार पर दबाव डाल के राज्य के नीति निषेधक तत्व को लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी परिवर्तनीय नहीं है। इसको चुनौती हम न्यायालय में नहीं दे सकते हैं।
नीति निषेध तत्वों को वर्गीकृत करके हम अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे नीति निषेध तत्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आर्थिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीति निषेध तत्व, और तीसरा है सामाजिक कल्याण संबंधी नीति निषेध तत्व। तो नीति निषेध तत्व को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि अनुच्छेद 38 कहता है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 38 के अंतर्गत भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। यानी कि इंडिया एक वेलफेयर नेशन है। अगला देखेंगे हम अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य कुछ ऐसे निर्दिष्ट कदम उठाएगी जिससे राष्ट्र का विकास होगा। यानी कि जो हमारा राज्य होगा कुछ ऐसे कार्य करेगा जिससे हमारे राष्ट्र का यानी भारत का विकास होगा। 39 अनुच्छेद के अंतर्गत ही 39 क के अंतर्गत हम देखेंगे। अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि 39 क का कहना है कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उपलब्ध कराने का जो प्रयास है राज्य के द्वारा किया जाएगा। अगला देखेंगे हम 39 ख कहता है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था करना जिससे सर्वाधिक सार्वजनिक हित हो। यानी कि राज्य ये देखने का प्रयास करेगा कि भौतिक संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सर्वाधिक माने अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो, लोगों की भलाई हो। 39 ग के अंतर्गत हम देखेंगे अनुच्छेद 39 ग के अंतर्गत तो राज्य ये ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो जाए। यानी कि राज्य ये देखने का प्रयास करेगा, ध्यान देने का प्रयास करेगा कि संपत्ति और उत्पादन के जो साधन है उसका केंद्रीकरण न हो जाए। यानी कि किसी एक हाथ में हमारे देश की, हमारे राज्य की संपत्ति और उत्पादन के साधन न चले जाएं। 39 घ यानी अनुच्छेद 39 घ के अंदर देखेंगे कि स्त्री या पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। यानी कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे स्त्री और पुरुष को समान कार्य के बदले समान वेतन देने का प्रयास किया जाएगा। इसी के आधार पर 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम अनुच्छेद 39 घ का अनुसरण करके ही बनाया गया था। यानी इसका पालन करने के लिए 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम सरकार के द्वारा बनाई गई। देखेंगे 39 अंगा के अंतर्गत हम देखेंगे अनुच्छेद 39 अंगा, इसके अंतर्गत कहा गया है कि श्रमिक यानी पुरुष हों या स्त्री हों या बालक के स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखा जाएगा।
यानी कि उनसे ऐसे कार्य नहीं कराए जाएंगे जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हों, उनके शक्ति के विपरीत हों, ऐसे कार्य उस व्यक्ति से नहीं कराया जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे सरकार द्वारा भी समय समय पर इसका ध्यान रखा जाता है। और देखेंगे कि पहले जो चावल की बोरी आती थी 1 क्विंटल की आती थी, फिर इसको 50 केजी का किया गया और फिर ये 25 केजी का कर दिया गया है। ये जो हम देखेंगे भार जो बनाया जाता है, भार को जो कम किया जा रहा है, तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं शक्ति के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ नोट हम देख लेंगे। नोट अनुच्छेद 38 एवं 39 में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है, यानी बंटवारा का सिद्धांत इसमें निहित है। जितने आप देखेंगे 38 एवं 39 में बंटवारा का सिद्धांत दिया गया है, और बंटवारा कैसा, न्यायपूर्ण बंटवारे का सिद्धांत इसमें दिया गया है। अगला हम देखेंगे नोट, एक और नोट है, समान कार्य के बदले समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है। समान कार्य के बदले समान वेतन पाना मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह नीति निषेधक तत्व है। बल्कि यह नीति निषेधक तत्व यानी राज्य की इच्छा पर निर्भर है, परंतु हमारा संवैधानिक लक्ष्य है, हमारे संविधान का लक्ष्य है। समान कार्य के बदले समान वेतन पाना हमारे संविधान का लक्ष्य है। अतः इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी की जा सकती है। यानी अगर समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकती है। और ये जो मामला आया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली, निर्णय दिया, वो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि समान कार्य के बदले समान वेतन अगर राज्य नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकती है।